नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प और शायद थोड़े चिंताजनक सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये सच है कि जैसे-जैसे हमारे आसपास ये होटल, रेस्टोरेंट और पार्टियों का चलन बढ़ा है, वैसे-वैसे क्या बीमारियां और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ी है? मतलब, क्या कोई सीधा कनेक्शन है इन दोनों के बीच? इस सवाल की तह तक जाने के लिए हम आज आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म के एक विश्लेषण को देख रहे हैं। उनका मानना है कि हाँ, इसके पीछे गहरे कारण हैं और शायद आयुर्वेद में इसके समाधान भी छिपे हो सकते हैं। चलिए पहले कुछ आंकड़े देखते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक 1950 में भारत में करीब कितने 2700 हॉस्पिटल थे और आज 2025 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 70,000 हो गई है, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर। अब जरा सोचिए, 1950 से अब तक भारत की आबादी करीब 4 गुना बढ़ी है, लेकिन अस्पतालों की संख्या वो करीब 25 गुना बढ़ गई। 25 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, पहले जहां 1.25 लाख लोगों पर मुश्किल से एक अस्पताल होता था, आज करीब 19,000 लोगों पर एक है। और इसमें वो अनगिनत छोटे क्लिनिक, वैद्य, हकीम वो तो शामिल भी नहीं है। जी हाँ, उन्हें जोड़ ले तो शायद ये बढ़ोतरी 40-50 गुना तक पहुंच जाए। बिल्कुल। और बीमारियां, पहले लोग कुछ गिनी चुनी बीमारियों का नाम जानते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। आज बीमारियों की गिनती करना ही मुश्किल है। विश्लेषण में तो मजाक में ये भी कहा गया है कि शायद गूगल को भी नहीं पता कुल कितनी बीमारियां हैं, क्योंकि रोज नई पैदा हो रही हैं। सही बात है, हर दिन कुछ नया सुनने को मिलता है। तो ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या वाकई हमारा आजकल का खान पान, ये रेस्टोरेंट, होटल, पार्टी कल्चर, क्या यही इस बढ़ती बीमारी की वजह बन रहा है? आइए इस विश्लेषण की मदद से समझते हैं कि आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। जी। आयुर्वेद का नजरिया यहाँ वाकई काफी रोशनी डालता है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 7 तरह के ऊतकों यानी धातुओं से बना है और ये एक क्रम में बनती है। सबसे पहली धातु है रस। रस, अच्छा, ये क्या होता है? रस मतलब हमारे खाए हुए भोजन का जो पहला सार बनता है, आप उसे प्लाज्मा जैसा समझ सकती हैं। इसी रस से पोषण लेकर बनता है रक्त यानी खून, फिर मांस यानी मांसपेशियां, फिर मेद यानी वसा, ओके। उसके बाद अस्थि यानी हड्डियां, मज्जा यानी बोन मैरो और सबसे आखिर में बनती है शुक्र धातु जो प्रजनन से जुड़ी है। 7 धातुएं। जी, अब यहाँ सबसे अहम बात यह है, अगर पहली ही धातु यानी रस जो सीधे हमारे भोजन पर निर्भर है, उसी में गड़बड़ी आ जाए तो सोचिए क्या होगा। तो फिर? जैसे किसी बिल्डिंग की नींव कमजोर हो तो पूरी बिल्डिंग पर असर आता है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही अगर रस धातु ही बिगड़ गई तो आगे बनने वाली सभी धातुएं रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र वो स्वाभाविक रूप से कमजोर या विकृत होंगी ही होंगी। अच्छा। मतलब शुरुआत ही गलत हो गई। जी, और ये मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब ये गड़बड़ी आखिरी धातु यानी शुक्र तक पहुंच जाती है। आयुर्वेद मानता है कि ऐसी स्थिति में ये समस्याएं अगली पीढ़ी में भी जा सकती हैं, जिसे हम आजकल हेरिडिटरी प्रॉब्लम या आनुवंशिकता कहते हैं। ओहो। विश्लेषण में यही इशारा किया गया है कि शायद यही वजह है कि आजकल के बच्चे पहले की पीढ़ियों जितने शारीरिक रूप से मजबूत नहीं दिखते। मौसम जरा सा बदला नहीं कि बीमार पड़ गए। ये धातुओं वाला क्रम, मैंने सच में कभी ऐसे सोचा नहीं था कि जो हम खाते हैं उसका असर इतना गहरा और इतना सिलसिलेवार होता है। जी हाँ। ये तो सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये तो शरीर के हर हिस्से की एक तरह से बुनियाद है। बिल्कुल बुनियाद है। और यहीं पर मुझे लगता है आज के खान पान की मुश्किलें सामने आती हैं। आयुर्वेद में वो प्रकृति की बात होती है। हाँ, वात, पित्त, कफ। हाँ, वात, पित्त, कफ कि हर व्यक्ति का शरीर अलग है। पर क्या हम कभी रेस्टोरेंट में मेन्यू देखते हुए या पार्टी में प्लेट भरते हुए ये सोचते हैं कि ये खाना हमारी प्रकृति के हिसाब से सही है या नहीं? बहुत कम, शायद ही कभी सोचते होंगे। शायद ही। बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहा आपने। आयुर्वेद की जो आहार संहिता है यानी खाने पीने के नियम, वो इसी बात पर जोर देते हैं कि भोजन हमारी शारीरिक प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। पर आज की भागदौड़ में क्या होता है, स्वाद, सुविधा, दिखावा, ये सब सेहत पर भारी पड़ जाते हैं अक्सर। और सिर्फ प्रकृति क्यों, मौसम का भी कितना ध्यान रखते हैं। देखिए, सर्दी आती है, हम गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, है ना? जी। गर्मी में हल्के कपड़े पहनते हैं। कपड़े तो मौसम के हिसाब से बदल लेते हैं, पर खाना नहीं बदलते। गर्मियों में भी तेज मसाले, तला भुना चलता रहता है। सर्दियों में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पीने से परहेज नहीं। बिल्कुल, बस जीभ का स्वाद देखा।
ये नहीं देखा कि मौसम क्या है, दिन है या रात है। सही का। और यहीं पर आयुर्वेद का एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार, ये क्या है? यानी ऐसी चीजों को एक साथ खाना जो एक दूसरे के अनुकूल ना हो, इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस जिसे कहते हैं। विश्लेषण में एक आम उदाहरण दिया गया है, जैसे ठंडी दही या छाछ के साथ गर्मा गर्म घी वाला पराठा खाना। अरे, ये तो बहुत लोग खाते हैं। हाँ, खाते हैं, पर आप खुद सोचिए, क्या घी ठंडी दही में ठीक से घुलेगा? नहीं, शायद नहीं। पेट में जाकर ये मेल हमारी जठर अग्नि यानी पाचन की जो आग है उसे धीमा कर देगा, बुझाने जैसा काम करेगा। अच्छा, तो ये है विरुद्धाहार। जी, ये एक उदाहरण है। ऐसे कई और मेल हैं। और ये तो बहुत आम बात है, और अक्सर होता भी यही है। लोग किसी पार्टी या रेस्टोरेंट से लौटते हैं, हाँ, और अगले दिन पेट खराब, गैस, एसिडिटी, सिरदर्द या जुकाम खांसी महसूस करते हैं। बिल्कुल आम है ये। और हम क्या करते हैं? तुरंत कोई दवा ले लेते हैं, ये सोचते ही नहीं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। सही। जब गए थे तो ठीक थे, लौटे तो बीमार क्यों? क्या खाने में कोई कमी थी, या हमारे खाने का तरीका और चीजों का चुनाव गलत था? देखिए, ये विश्लेषण बताता है कि गलती अक्सर दोनों तरफ से होती है। अच्छा, कैसे? पहली, हम खुद अपनी प्रकृति या विरुद्ध आहार के नियमों को नहीं जानते, या जानते भी हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे बहुत ठंडा और बहुत गर्म एक साथ खा लेना, या फिर एक ही बार के खाने में कई तरह के प्रोटीन मिला देना। सोचिए, कई तरह के प्रोटीन, जैसे मान लीजिए कटोरी में दाल भी है, छोले भी हैं और पनीर भी। हाँ, ये तो होता है पार्टियों में। बिल्कुल। या प्लेट में चावल भी, गेहूं की रोटी भी और साथ में मिस्सी रोटी भी, ऊपर से मिक्स सलाद, अचार, चटनी और अंत में ठंडी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक। बाप रे, ये तो पूरी बारात है पेट के अंदर। हाँ, एक तरह से वही है। हमारे पेट में हर तरह के भोजन को पचाने के लिए अलग अलग तरह के पाचक रस बनते हैं। जब हम इतनी सारी बेमेल चीजें एक साथ पेट में डाल देते हैं तो पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या पचाऊं पहले। खाना ठीक से पचता नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर कह सकते हैं सड़ने लगता है। आयुर्वेद कहता है कि इससे पेट में एक तरह का जहरीला अधपचा पदार्थ बनता है, जिसे आम विष कहते हैं। आम विष यानी टॉक्सिन्स? जी बिल्कुल, टॉक्सिन्स। यही आम विष सबसे पहले खून में मिलकर रस धातु को दूषित करता है, और यहीं से बीमारियों की कहानी शुरू होती है। ओहो, मतलब ये आम विष ही असली विलेन में जो हमारे गलत खानपान से पैदा हो रहा है। काफी हद तक, जी हाँ। अच्छा, तो मतलब हम अनजाने में ही अपने पाचन तंत्र पर जबरदस्त बोझ डाल रहे हैं, ये इनकम्पैटिबल चीजें खाकर। जी। अब इसमें उन जगहों की भूमिका पर भी बात करते हैं जहां हम खाते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, पार्टी केटरर, आजकल तो फूड ब्लॉगर और टीवी शेफ भी हैं। हाँ बिल्कुल। इनका जोर किस बात पर रहता है? विश्लेषण कहता है कि मुख्य रूप से दो बातों पर। एक तो खाना दिखने में कैसा है, आकर्षक लगे, जी, प्रेजेंटेशन। और दूसरा स्वाद में कैसा है, हाँ, स्वाद और दिखावा। यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या ये लोग जो खाना बना रहे हैं या उसे इतना सजा धजा कर परोस रहे हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि कौन सी चीज किसके साथ नहीं खानी चाहिए? मतलब विरुद्ध आहार का ज्ञान? हाँ, विरुद्ध आहार का, या किस मौसम में क्या खाना बेहतर है, ऋतुचर्या का, या किस व्यक्ति की प्रकृति वात पित्त कफ के लिए क्या सही है। देखिए, संभावना तो कम ही लगती है। विश्लेषण और तर्क भी यही है कि चाहे खाना कितने भी महंगे या ऑर्गेनिक सामान से क्यों न बना हो, अगर उसे बनाते और परोसते समय आयुर्वेद के इन बुनियादी नियमों का ध्यान नहीं रखा गया तो वो खाना सबसे पहले हमारे रस धातु को ही खराब करेगा। और जैसा हमने समझा, रस धातु के बिगड़ने से क्या होता है? पाचन की आग यानी जठर अग्नि धीमी पड़ जाती है। मंदाग्नि। जी, मंदाग्नि। और ये मंदाग्नि और आम विष मिलकर बीमारियों की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। चेन रिएक्शन? जी। कैसे? देखिए, शुरुआत अक्सर पाचन से जुड़ी दिक्कतों से होती है, जैसे गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट में भारीपन महसूस होना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। जी। या फिर कभी मोटापा बढ़ना, या कभी बहुत ज्यादा दुबलापन होना, फैटी लिवर जैसी समस्याएं, ये सब सीधे तौर पर कमजोर पाचन यानी मंदाग्नि का नतीजा हो सकती हैं। अच्छा, ये तो शुरुआत है। हाँ, ये बस शुरुआत है। इसके बाद जब ये आम विष खून में यानी रक्त धातु में मिलने लगता है तो खून से जुड़ी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। जैसे कि? जैसे ब्लड प्रेशर का गड़बड़ाना, हाई या लो, खून की कमी जिसे एनीमिया कहते हैं, यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई, किडनी या लिवर की समस्याएं। अरे बाप रे।
त्वचा पर खारिश या दाने, एक्जिमा वगैरह। विश्लेषण का मानना है कि रक्त की अशुद्धि इन सब के मूल में हो सकती है। मतलब खून गंदा होने से इतनी दिक्कत है? जी, और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। जब रक्त के बाद मांस, मेद यानी वसा और अस्थि यानी हड्डी धातुएं भी प्रभावित होने लगती हैं, तो शरीर में दूसरी तरह की दिक्कतें शुरू होती हैं। जैसे मोटापा और बढ़ना, जोड़ों में दर्द होना जिसे गठिया कहते हैं, घुटनों में सूजन, कमर दर्द, सायटिका का दर्द। शरीर में जरूरी विटामिन जैसे डी, B12 या कैल्शियम की कमी होना, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये तो पूरी लिस्ट है। जी, और अंत में जैसा मैंने पहले कहा, अगर ये गड़बड़ी शुक्र धातु तक पहुंच जाए और उस अवस्था में संतान उत्पत्ति हो, तो ये कमजोरी या बीमारी की प्रवृत्ति अगली पीढ़ी में भी जा सकती है। बाप रे, तो उसका मतलब ये हुआ कि शरीर की छोटी-मोटी परेशानियों से लेकर बड़ी-बड़ी बीमारियों तक कहीं न कहीं हमारे खाने और पाचन से जुड़ी हो सकती हैं? जी हाँ, काफी हद तक। ये तो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, जो हमारी प्लेट से शुरू होता है। बिल्कुल सही समझा आपने। और हम अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर के लक्षण देखकर अलग-अलग दवाएं लेते रहते हैं। हाँ, बस सिम्टम्स दबाते हैं, जड़ पर यानी गलत खानपान और कमजोर पाचन पर ध्यान ही नहीं देते। यही तो सबसे बड़ी भूल होती है। यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, जिसे ये विश्लेषण भी सामने लाता है। जी, ऐसा क्यों लगता है कि ज्यादातर गंभीर और लंबी चलने वाली बीमारियां, जिन्हें क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, वो अक्सर अमीर या साधन संपन्न लोगों में ज्यादा देखने को मिलती हैं? हाँ, ये देखने में आता है। गरीबों में भी होती हैं, पर शायद उतनी नहीं या उतनी जल्दी नहीं। जबकि आजकल तो ईमानदारी से कहें तो खानपान तो उनका भी बदला। हाँ, बदला तो है। और उन्हें भी प्रकृति या विरुद्ध आहार जैसे नियमों का ज्ञान कहाँ होता है? फिर ये फर्क क्यों, ऐसा क्यों? इसका जवाब इस विश्लेषण के अनुसार पंचतत्व के सिद्धांत और खासकर अग्नि तत्व में छिपा हो सकता है। पंचतत्व, अग्नि, कैसे? देखिए, आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हाँ, ये तो सुना। इनमें जो अग्नि तत्व है वो सिर्फ पेट की पाचन अग्नि यानी जठर अग्नि ही नहीं है, वो पूरे शरीर की मेटाबॉलिक फायर है। उसकी ऊर्जा, उसके रूपांतरण की शक्ति का प्रतीक है। अच्छा। अब देखिए, जो लोग शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं, जैसे गरीब या मजदूर वर्ग के लोग। हाँ, अक्सर वो लोग जो धूप में काम करते हैं, जिनके पास हर मौसम में आरामदायक तापमान बनाए रखने के साधन जैसे एसी या हीटर कम होते हैं, उनका शरीर प्रकृति के उतार चढ़ाव को ज्यादा झेलता है। सही बात है। इस वजह से अनजाने में ही सही, उनका अग्नि तत्व स्वाभाविक रूप से मजबूत बना रहता है, प्रबल रहता है। ओके, तो मजबूत अग्नि तत्व से क्या होता है? ये मजबूत अग्नि तत्व खाए गए भोजन को बेहतर तरीके से पचाने में मदद करता है, भले ही वो भोजन पूरी तरह आदर्श न हो। ये शरीर में बने आम विष को भी जलाने में, नष्ट करने में सहायक होता है। अच्छा, तो इसलिए उन्हें बीमारियां कम पकड़ती हैं। जी, विश्लेषण यही तर्क देता है कि ऐसे लोगों को बीमारियां या तो कम पकड़ती हैं, या अगर होती भी हैं तो शरीर जल्दी ठीक हो जाता है। इसके विपरीत जो लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं, आरामदायक जीवन जीते हैं, हमेशा कंट्रोल तापमान में रहते हैं और शारीरिक श्रम कम करते हैं, जैसे कि ज्यादातर अमीर या शहरी लोग, हाँ कह सकते हैं, उनका अग्नि तत्व धीरे धीरे मंद पड़ सकता है, जिससे पाचन कमजोर होता है और फिर बीमारियां आसानी से शरीर में घर कर सकती हैं। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि हम कैसे जी रहे हैं। बिल्कुल। हमारी जीवन शैली, हमारी मेहनत और प्रकृति के साथ हमारा कितना जुड़ाव है, ये सब मिलकर हमारी सेहत तय करते हैं। जी हाँ, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन का ये विश्लेषण हमें यही समझा रहा है कि अगर हम सचमुच लंबी उम्र तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, हाँ, तो सिर्फ दवाएं या महंगे इलाज काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रकृति को जानना होगा। जी, अपनी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। आज के इस जानकारी के दौर में सही ज्ञान ही अच्छी सेहत की असली चाबी है। बिल्कुल सहमत हूँ। अगर सिर्फ दवा और पैसे से सेहत खरीदी जा सकती, तो आज दुनिया का कोई भी अमीर इंसान गंभीर बीमारियों से परेशान ना होता। सही कहा। और भारत, जिसे हम ऋषियों का देश कहते हैं, जहां आयुर्वेद जन्मा, वहां लोगों की औसत उम्र, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कम होकर सिर्फ 72 साल के आसपास न रह गई होती। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक है। जी, ये दिखाते हैं कि हम कहीं न कहीं अपनी जड़ों से, अपने पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। और जाते जाते एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। जी, इस विश्लेषण ने हमें समझाया कि कैसे गलत खानपान
और बिगड़ा हुआ पाचन तंत्र धातुओं के जरिए शारीरिक रोगों को जन्म देता है। हाँ, आयुर्वेद शरीर और मन के गहरे जुड़ाव पर भी बहुत जोर देता है ना। बिल्कुल। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। तो क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं होगा कि जिन आयुर्वेदिक आहार सिद्धांतों को समझकर, जैसे प्रकृति के अनुसार भोजन, विरुद्ध आहार से बचाव, पाचन अग्नि को ठीक रखना, आम विष न बनने देना, हम शारीरिक स्वास्थ्य सुधार सकते हैं? हम्म। क्या उन्हीं सिद्धांतों से हमें मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ दिशा मिल सकती है? शायद इस पर सोचा जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जब पेट ठीक रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, तो मन पर भी उसका अच्छा असर पड़ता ही है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।